वर्ष 2026। मध्य पूर्व का आसमान धुएं से ढका है। दशकों तक जो पर्दे के पीछे एक शैडो वॉर लड़ा जा रहा था, मतलब जो एक छिपा हुआ युद्ध था, वो अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अमेरिका और ईरान जो कभी सिर्फ प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध के जरिए एक दूसरे को चुनौती देते थे, वो अब आमने सामने आ गए हैं। सही कहा। और ये एक सीधे और विनाशकारी युद्ध में बदल चुका है। मतलब ये कोई आम टकराव नहीं है, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल भूकंप है जिसके झटके सिर्फ उस रीजन में नहीं बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स में महसूस किए जा रहे हैं। जाहिर है, और इसी वजह से इस विषय को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस विशेष गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मिशन इसी संघर्ष के एकदम कोर तक जाना है। हम डिकोड करेंगे कि ये ज्वालामुखी आखिरकार फटा कैसे, इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे, और सबसे जरूरी बात, कैसे ये सीधा टकराव एक छोटे से समुद्री रास्ते के जरिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले रहा है। और देखिए, आज हमारे सामने जो रिसर्च और डेटा है वो काफी सेंसिटिव नेचर का है। हाँ, वो तो है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि हमारा काम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। सही बात है। ना ही हम अमेरिका या ईरान में से किसी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ स्रोत सामग्री में मौजूद तथ्यों को न्यूट्रल तरीके से सामने रखना है, ताकि सुनने वाले इस उलझी हुई स्थिति के असल मायने समझ सकें। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये अप्रोच इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है ना, तो शोर शराबे और प्रोपेगेंडा के बीच असली कारण कहीं छिप जाते हैं। बिल्कुल छिप जाते हैं। तो जब हम 2026 के इस विस्फोट को देखते हैं, तो एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी कि कोई भी युद्ध, और खासकर इतने बड़े स्केल का युद्ध, रातों रात शुरू नहीं होता। मतलब इसके पीछे की कहानी काफी लंबी रही होगी। बिल्कुल। ये दरअसल एक लंबी कूटनीतिक विफलता यानी डिप्लोमेटिक फेलियर का रिजल्ट है। अगर हम इस पूरे तनाव की जड़ों को देखें, तो 3 ऐसे बड़े कारण हैं जो पिछले कई दशकों से सुलग रहे थे। अच्छा, तो वो 3 कारण क्या है? देखिए, पहला और सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और वेस्टर्न देशों को हमेशा से ये डर रहा है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट की आड़ में असल में परमाणु हथियार बना रहा है। हाँ, ये मुद्दा तो न्यूज में हमेशा ही रहता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फैक्टर है मिडल ईस्ट में पावर डायनामिक्स। अमेरिका इस पूरे रीजन में अपना रणनीतिक और आर्थिक दबदबा हर हाल में कायम रखना चाहता है। और तीसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है इजराइल। इजराइल का रोल तो इसमें हमेशा से सेंटर में रहा है। हाँ, क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा अस्तित्वगत खतरा मानते हैं। इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर मिडल ईस्ट को एक टाइम बॉम्ब बना दिया था। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात में थोड़ी उलझन हो रही है। जी, बताइए। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि ये जो 3 कारण आपने बताए, न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका का दबदबा और इजराइल फैक्टर, ये तो 10 या 15 साल पहले भी मौजूद थे। बिल्कुल। मतलब ये तो एक प्रेशर कुकर की तरह था जो दशकों से गैस पे चढ़ा हुआ था। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि 2026 में ही ये पूरा स्ट्रक्चर ढह गया और बात सीधे युद्ध तक आ गई? मतलब उस कुकर की सीटी को हमेशा के लिए किसने उड़ा दिया? वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, जो चीज दशकों से एक कोल्ड वॉर की तरह चल रही थी, वो 2026 में इसलिए बेकाबू हुई क्योंकि डिटरेंस यानी एक दूसरे को डरा कर रोकने की जो थियरी थी, वो पूरी तरह फेल हो गई। मतलब डर का जो बैलेंस था वो टूट गया। बिल्कुल। 2026 में अमेरिका और इजराइल ने एक बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव कदम उठाया। उन्होंने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और कुछ प्रमुख मिलिट्री बेसिस पर सीधे एयर स्ट्राइक कर दी। ओहो, सीधा हमला। हाँ। उनका कैलकुलेशन शायद ये था कि एक प्रिसाइज स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेला जा सकता है और ईरान कोई बड़ा पलटवार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक स्ट्राइक ने पूरे क्षेत्र के समीकरण ही बदल दिए। यानी वो एयर स्ट्राइक एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गई। एकदम सही। कूटनीति के सारे रास्ते वहीं बंद हो गए। कूटनीतिक विफलताएं सीधे सैन्य कार्रवाई में बदल गईं। ईरान ने इस हमले को खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया। जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठते। उसने तुरंत और बेहद आक्रामक तरीके से जवाब दिया। ईरान ने भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ इजराइल पर बल्कि इराक, सीरिया और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए। बाप रे। इसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास बन रहा है।
धमकियों का दौर खत्म हुआ और एक ऐसा सीधा युद्ध शुरू हो गया है जिसने पूरे युद्ध के तरीके को ही बदल के रख दिया है। और मुझे लगता है यही बात इस पूरे सिनेरियो को समझने में सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि जब हम आज के इस युद्ध की बात करते हैं ना, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 या गल्फ वॉर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं। इसे लोग हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं। जहां तक मैं इस सोर्स मटेरियल से समझ पा रही हूं, इस हाइब्रिड वॉर के 3 अलग-अलग फ्रंट हैं। जी हाँ। एक तरफ हवा में फाइटर जेट्स हैं, जिसे हम एयर वॉर कह सकते हैं। दूसरी तरफ ड्रोन वॉर है और तीसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर है, मतलब वो लड़ाके जो सीधे तौर पर ईरान की सेना का हिस्सा नहीं है लेकिन उनके लिए लड़ रहे हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से डिकोडेड किया है। इस युद्ध को हाइब्रिड वॉर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ साथ अनकन्वेंशनल तरीकों का बहुत भारी इस्तेमाल हो रहा है। अनकन्वेंशनल कैसे? देखिए, अगर हम एयर वॉर की बात करें तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो अपने F-15 और F-35 जैसे 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड और महंगे जेट्स हैं। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन है। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने पूरी दुनिया को ड्रोन वॉरफेयर का एक नया और खौफनाक रूप दिखाया है। वो सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं पर मुझे एक बड़ा लॉजिकल गैप नजर आता है। मतलब यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। वो कैसे? देखिए, अगर हम मिलिट्री बजट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका हर साल डिफेंस पर अरबों डॉलर खर्च करता है। उनके पास ऐसे जेट्स हैं जो रडार में नहीं आते। तो ये कैसे मुमकिन है कि ईरान के कुछ सस्ते ड्रोन्स का झुंड दुनिया की सबसे एडवांस्ड वायुसेना को मात दे रहा है? क्या तकनीक के इस युग में सस्ते ड्रोन्स पारंपरिक वायुसेना पर भारी पड़ रहे हैं? ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। इसे हम इकोनॉमिक्स ऑफ वॉरफेयर कहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ वॉरफेयर मतलब युद्ध का अर्थशास्त्र। हाँ, देखिए, युद्ध अब सिर्फ इस बात पर नहीं लड़ा जाता कि आपके पास कितनी शानदार तकनीक है। युद्ध इस बात पर भी लड़ा जाता है कि आप आर्थिक रूप से कब तक टिक सकते हैं। इमेजिन कीजिए, ईरान एक ड्रोन लॉन्च करता है जिसकी कीमत शायद 20 या 25 हजार डॉलर है, जो कि एक देश के मिलिट्री बजट के हिसाब से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही बेसिक तकनीक है, उड़ने वाला एक छोटा बम। लेकिन जब ये ड्रोन किसी अमेरिकी बेस की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका को उसे गिराने के लिए अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागनी पड़ती है। और उस एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत क्या होती है? यही तो कैच है। एक पेट्रियट मिसाइल या किसी एडवांस्ड इंटरसेप्टर की कीमत 2 मिलियन से लेकर 4 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। ओहो, मतलब $25,000 के ड्रोन को गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर की मिसाइल। अब जरा गणित लगाइए। ईरान अगर एक साथ 100 सस्ते ड्रोन का झुंड भेज देता है तो उसकी कुल कीमत 2 या 3 मिलियन डॉलर होगी। लेकिन उस झुंड को हवा में ही खत्म करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी करोड़ों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। ये तो वाकई एक भयानक स्ट्रैटेजी है ना? कुछ ही हफ्तों के अंदर आप अपने दुश्मन का डिफेंस बजट और मिसाइलों का स्टॉक दोनों खाली कर सकते हैं। दुश्मन की अर्थव्यवस्था पर एक अदृश्य हमला है। मतलब आप दुश्मन को हथियारों से नहीं बल्कि खर्चे से मार रहे हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। बिल्कुल। और हाइब्रिड वॉर का तीसरा पहलू इससे भी ज्यादा जटिल है, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। हाँ, जो प्रॉक्सी नेटवर्क की बात हमने पहले की। जी, ईरान को पता है कि वो सीधे तौर पर अमेरिकी सेना का सामना लंबे समय तक नहीं कर सकता, इसलिए उसने पिछले कई सालों में पूरे मिडिल ईस्ट में अपना एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही और इराक में शिया मिलिशिया। तो ये लोग ईरान के बिहाफ पर लड़ रहे हैं। हाँ, अब अमेरिका को सिर्फ ईरान की सीमाओं पर नहीं लड़ना पड़ रहा है, उसे लाल सागर में हूतियों के हमलों का भी जवाब देना पड़ रहा है और इजराइल की सीमा पर हिजबुल्ला का भी। इससे अमेरिका के संसाधन और उसका फोकस बहुत बुरी तरह बट गया है। तो अगर हम इस पूरे बैटलफील्ड को जूम आउट करके देखें तो ये एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। मतलब सीधे तौर पर तो ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं जी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और सऊदी अरब जैसे देश भी इस आग की तपिश महसूस कर रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक युद्ध क्षेत्र बन सकता है। बिल्कुल, और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। और जब मैं इन दोनों ताकतों की तुलना करती हूँ तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। अच्छा, क्या पैटर्न है वो? तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये ऐसा है जैसे अमेरिका एक हाईटेक चेस मतलब शतरंज का खेल खेल रहा है। उनके पास बहुत मजबूत सेना है, अत्याधुनिक एयरफोर्स है और वे बड़ी और सीधी चालें चल रहे हैं। सही कहा। जबकि ईरान ऐसा लगता है जैसे गो नाम का जो बोर्ड गेम होता है ना, वो खेल रहा है। मतलब प्रॉक्सी और लोकेशन के जरिए दुश्मन को घेरने की रणनीति।
आपकी ये चेस और गो वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है ना? क्योंकि ईरान सीधे वार करने के बजाय अपनी मिडिल लेवल की सेना और खतरनाक मिसाइलों के जरिए अमेरिका को उलझा रहा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ईरान के पास इस गो गेम को खेलने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी ज्योग्राफी, यानी उसका भूगोल। भूगोल कैसे मदद कर रहा है? देखिए, सिर्फ अच्छी तकनीक ही जीत की गारंटी नहीं होती। ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे एक बहुत मजबूत किला बनाती है। उनके पास जाग्रोस जैसे विशाल पहाड़ हैं, जहां उन्होंने जमीन के बहुत नीचे अपनी मिसाइल फैसिलिटीज और बंकर्स बना रखे हैं। ओहो, तो हवा से उन पर हमला करना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। अमेरिका के लिए उन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को पूरी तरह नष्ट करना लगभग नामुमकिन सा है। यानी तकनीक का सीधा मुकाबला भूगोल और कूटनीतिक रणनीति से हो रहा है। बिल्कुल, और यही रणनीति युद्ध को बहुत लंबा खींच सकती है। और जब हम ईरान की रणनीति और इस युद्ध के लंबे खिंचने की बात कर रहे हैं तो हमें उस सबसे बड़े मोहरे की बात करनी होगी जो कोई मिसाइल या लड़ाका नहीं है। आप किस चीज की बात कर रही हैं? मैं समुद्र के एक छोटे से रास्ते की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इस पूरे डीप डाइव का सबसे क्रिटिकल हिस्सा यही है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य की। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां मिडिल ईस्ट की लड़ाई दुनिया के हर आम इंसान की जेब तक पहुंच रही है। मैं इसे इस तरह देखती हूँ कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य जुगुलर वेन यानी गर्दन की नस की तरह है। ये बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। युद्ध भले ही मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन अगर ये नस दब गई तो इसका सीधा दर्द भारत और पूरी दुनिया के आम लोगों के रसोई घर तक पहुंचेगा। इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हॉर्मुज ग्लोबल इकोनॉमी का एक चोक पॉइंट है। डेटा हमें बताता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 15% हिस्सा हर रोज इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। 15%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो इसका सीधा असर क्या होगा? देखिए, अगर कल वहां एक ऑयल टैंकर पर हमला होता है तो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां तुरंत उस रूट से जाने वाले जहाजों का प्रीमियम बढ़ा देंगी। कई शिपिंग कंपनियां वहां से जाने से मना कर देंगी। मतलब सप्लाई अचानक से रुक जाएगी। बिल्कुल, क्रूड ऑयल के दाम रातों रात बेतहाशा बढ़ जाएंगे। और आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए लड़े जाते हैं। और भारत जैसे देशों पर तो इसका बहुत सीधा और भयानक असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। जैसे ही तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में भयंकर महंगाई बढ़ेगी। सब्जियों से लेकर फैक्ट्रियों के सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। एकदम सही। और यही हॉर्मुज को इतना क्रिटिकल बनाता है। तो इस तेल और अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरे को देखते हुए अंततः ये समझना जरूरी है कि ये स्थिति दुनिया को किस विनाशकारी मोड़ पर ले जा सकती है। जी। मतलब इस रिसर्च के आधार पर मुझे भविष्य के कुछ संभावित रास्ते नजर आते हैं और सबसे बड़े खतरे भी। बिल्कुल। अगर हम सबसे बड़े खतरों की बात करें तो 3 बहुत स्पष्ट रिस्क हैं। पहला है विश्व युद्ध जैसा माहौल। अगर और देश इस युद्ध में कूद पड़े तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वो तो सबसे डरावना सिनेरियो है। दूसरा है परमाणु खतरा, यानी न्यूक्लियर थ्रेट। अगर स्थिति और बिगड़ी और किसी को लगा कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है तो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का डर बहुत वास्तविक है। जो कि पूरी मानवता के लिए एक डिजास्टर होगा। और तीसरा बड़ा खतरा है ग्लोबल मंदी। महंगे तेल और टूटी हुई सप्लाई चेन के कारण पूरी दुनिया रिसेशन यानी मंदी की चपेट में आ जाएगी। बाप रे। और अगर हम भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो स्रोत सामग्री में 3 रास्ते बताए गए हैं। हाँ, बताइए। पहला है लिमिटेड वॉर, यानी सीमित युद्ध जो कुछ समय बाद रुक जाएगा। दूसरा है फुल स्केल वॉर, जिसमें कई देश शामिल होंगे और तबाही मचेगी। और तीसरा है डिप्लोमेसी, यानी शांति से बातचीत करके समाधान निकालना। जी, यही 3 संभावित रास्ते दिखते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगी। क्या ये तीनों संभावनाएं, लिमिटेड वॉर, फुल स्केल वॉर और डिप्लोमेसी, वास्तव में अलग-अलग विकल्प हैं? आपका क्या मतलब है? मतलब क्या ये सिर्फ एक ही टाइमलाइन के अलग-अलग चरण नहीं है? क्या हम ऐसा नहीं देख रहे कि पहले एक सीमित युद्ध होता है, फिर वो बढ़कर पूर्ण युद्ध बन जाता है, और फिर जब सब कुछ तबाह हो जाता है तब मजबूरी में शांति की तरफ बढ़ना पड़ता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और जियोपॉलिटिक्स में इसे बहुत गहराई से देखा जाता है। जो आप कह रही हैं
उसकी व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी को अगर हम तौलें तो कोई भी देश सीधे फुल स्केल वॉर शुरू नहीं करना चाहता। हाँ, जाहिर है। वे सोचते हैं कि इसे लिमिटेड रखेंगे, लेकिन मिसकैलकुलेशन का खतरा हमेशा रहता है। एक गलत हमला, एक बड़ी कैजुअलिटी और दोनों देशों के लीडर्स पर घरेलू दबाव इतना बढ़ जाता है कि वे पीछे नहीं हट सकते। मतलब वो एस्केलेट होकर फुल स्केल वॉर बन ही जाता है। बिल्कुल। और जब वो भयंकर तबाही के दौर से गुजरते हैं तब जाकर शायद उन्हें समझ आता है कि अब बातचीत ही इकलौता रास्ता बचा है। तो ये कोई विकल्प नहीं बल्कि एक डरावनी साइकिल है। पूरी तरह से। तो अगर हम पूरे गहन विश्लेषण का एक त्वरित सारांश निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। दशकों से उबल रहा तनाव और न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहस 2026 की एयर स्ट्राइक के बाद एक सीधे युद्ध में बदल चुकी है। जी। ये कैसे समराइज किया है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार है जो इन सारी बातों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। वो क्या है? जरा सोचिए, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक तरफ इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहा है, स्पेस एक्सप्लोर कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की पूरी शांति और हमारी इतनी विशाल वैश्विक अर्थव्यवस्था समुद्र के एक संकरे से रास्ते और कुछ सस्ते ड्रोन्स के रहमो करम पर टिकी है। ये बहुत ही डीप थॉट है ना? क्या हमारी आधुनिक दुनिया की नींव उतनी ही कमजोर है जितना हम खुद से भी स्वीकार नहीं करना चाहते? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले डीप डाइव में एक और जटिल मुद्दे की तह तक जाने के लिए।